चली भी थी। ये बारिश शुरू होने वाली है। हाँ प्लास्टिक होने वाला सुबह भी मौसम सुकरात ने एक बात बोली थी कि वोट देने का कोई फायदा नहीं है, मतलब इलेक्शन का, क्योंकि हम एक सांसद चुन रहे हैं कि वो देश के लिए कानून बनाएगा, देश के लिए विदेश नीतियां बनाएगा या विदेश नीति बनाने वाला चुनेगा सांसद, है ना। इंटरनेशनल मुद्दे, नेशनल मुद्दे, इसके लिए हम सांसद को चुनते हैं। फिर हम विधायक चुनते हैं कि स्टेट को लेकर के क्या होगा। अब एक आदमी जिसको इन सब चीज की कोई समझ ही नहीं है, कोई समझ नहीं है, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, दहेज दे दो, बच्चा सरकारी नौकरी और इतना पैकेज और इतना वो, ये अपनी दुकान खोली, सुबह शाम तक बंद कर ली, न्यूज देख करके राय बना ली। वो कह रहे हैं या ये जो गरीब रिक्शे वाले हैं, ये जो लेबर है, ये जो भी ऊपर मकान बना, ये लेबर है। आप इससे पूछो कि भी आप एक एमपी चुनने जा रहे हो, आपके पैरामीटर्स क्या है, वो बाहर है, बाहर आपके पैरामीटर्स क्या है, मतलब ये लेबर ऊपर काम कर रही है, ये लेबर से पूछो कि भी आपने वोट दोगे, हाँ देंगे, किस आधार पे दोगे, तो वो कास्ट के आधार पे देंगे या किसको शराब की बोतल या 500 का नोट या 5 किलो राशन मिल रहा है उसके आधार पे देंगे। इनसे पूछो कि भी आप क्या चाहते हो, देश कहाँ पहुंचे, वो कहेगा यार मुझे नहीं मालूम, मेरी दिहाड़ी टाइम पे मिल जाए और बाकी जहाँ मन होगा वहाँ डाल दूंगा, मेरी जात का होगा मैं दे दूंगा, मेरे धर्म का होगा मैं दे दूंगा, मुझे कोई मैनिपुलेट कर लेगा तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई रिश्वत दे देगा तो मैं वोट दे दूंगा, अगर जिधर बोलेगा। तो सुकरात ने कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खामियाजा है कि ऐसे लोग भी वोट दे रहे हैं जिनको वोट देने की समझ नहीं, उनकी वजह से फिर गलत लोग आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुकरात ने डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई किया है, उसने कहा कि वोट देने का अधिकार इंटेलिजेंट लोगों को होना चाहिए, मतलब उनकी परसेंटेज से सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, कि मतलब आप किसी को चुन रहे हो देश चलाने के लिए या स्टेट चलाने के लिए या मोहल्ला चलाने के लिए, तो उनको जो चुनने वाले लोग हैं, वो सही बोला, वो लायक होने चाहिए। अब लायक आदमी ही तो लायक को चुनेगा। सही बात है। और एक्चुअली वो जो इस तरीके के लोग हैं जिनको समझ नहीं, उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो सब, अगर हमने बोला कि भी सभी लोग वोट देंगे, वो वोट अधिकार, वो चुनाव उत्सव और ड्रामेबाजी पे, अरे भाई आप कभी वोट लेने की लाइन में खड़े हुए एक आदमी को निकालो तो सही, उससे पूछो तो सही कि बेस क्या है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से मैंने पूछा, टॉनी अंदर आओ, सुना पकड़ इसको, या तो आएगा नहीं तो मैं भाग दूंगा। जब पकड़ जेरी है पीछे। पकड़ के फाड़ देंगे और फिर चले जाएगा। नहीं अब ठीक है ना, उधर निकल गया तो कोई बात नहीं, वो बिल्लियों को तंग ना करे बस। तो लायक लोग जो है ना, मतलब उस सुकरात का कहने का मतलब था कि वोटिंग ओके है, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, एक ही आदमी राज कर रहा है, उसी के घराने राज कर रहे हैं और वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। डिक्टेटरशिप का मतलब ये कि डिक्टेटरशिप नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए, लोग चुने, पर अक्लमंद समझदार लोग चुने, अपने में से एक ऐसा समझदार आदमी जो उस फील्ड के लिए समझदार है। पर ऐसे कैसे करेंगे, मतलब एक कंट्री में से खाली को समझदार लोग कैसे चुनेंगे? यूएस में देखो क्या होता है, यूएस के इलेक्शंस में क्या होता है कि पहले आप एक पार्टी ज्वाइन करते हो, वहां 2 ही पार्टी है, आप एक पार्टी ज्वाइन करते हो, हाँ सिर्फ 2 पार्टी है, उस पार्टी के अंदर आपको काम करते हुए अपनी काबिलियत दिखाते हो, उस पार्टी के शिखर में आना पड़ता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इलेक्शन से पहले उस पार्टी के अंदर आपस में इलेक्शन होते हैं, उस पार्टी के अंदर लोग खड़े होते हैं कि हमने ये 2 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, एक अपनी ही पार्टी में से, वो दोनों में से एक को साबित करना होता है, या 2 से ज्यादा होते हैं, मुझे पूरे डिटेल नहीं मालूम। वो पहले अपनी पार्टी में से एक सबसे इंटेलिजेंट आदमी चुनते हैं, और वो इंटेलिजेंट ऐसे नहीं कि मतलब कि मैनिपुलेट करके या इसका जो इसके नाम पर वोट पड़ सकते हैं तो इसी को जितवा दो, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रॉपर उस आदमी को साबित करना पड़ता है अपनी पार्टी के अंदर कि मैं कैपेबल हूँ, मतलब वहां पर लेयर देखो, फिनिशिंग टच की काबिलियत, फिल्टर लगे हुए हैं,
फिर जाकर के डिसाइड होता है कि अब इस पार्टी की तरफ से ये खड़ा होगा, क्योंकि उसने अपनी पार्टी में साबित किया कि अपनी पार्टी का वो सबसे बेहतर है और उसने हराया अपने प्रतिद्वंदी को, और दूसरी तरफ से दूसरा बेहतर खड़ा होगा। और पब्लिक में डिबेट होती है, जैसे मान लो इस समय इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पब्लिक में जैसे राहुल गांधी है और मोदी है, इनकी आपस में डिबेट होगी पब्लिकली। अच्छा, वो जो जिस बंदे को चुना गया है वो उनकी आपस में डिबेट होगी पब्लिकली? अपनी पार्टी के अंदर भी डिबेट, बहस, आपस में पब्लिकली डिबेट होगी। मैं क्या करूंगा देश के लिए, मेरे पास बेहतर क्या है, मेरे पास क्या नीतियां हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो मान लो इनकी आपस में डिबेट होती है और उसको दुनिया देखती है, दुनिया देखती है, इनको दुनिया के सामने साबित करना होता है आपस में बहस करके पब्लिकली। कोई स्क्रिप्टेड और कोई वो टेली प्रोमोटर वगैरह वो सब नहीं, प्रॉपर आपके हाथ में माइक दिया जाएगा, आपको बहस करना है, मेरे पास ये स्ट्रेटेजीज है, मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारी पार्टी ने ये गलत किया था, मैं इसको ऐसे सुधारूंगा। प्रॉपर आपको इम्प्रेस करना पड़ता है लोगों को, हमारा तो पोजीशन उसके बाद जाकर के फिर वोटिंग होती है। और वोटिंग भी मेरे ख्याल से पब्लिक शायद नहीं करती, सीनेट करते हैं। सीनेट जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, एमपी बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको सांसद बोलते हैं। संसद में बैठने वाला सांसद, विधानसभा में बैठने वाला विधायक। तो अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो भी तो वोट करते, मेरे ख्याल से वो सीनेट्स चुनते हैं। अच्छा, सीनेट्स प्रेसिडेंट चुनते हैं, ऐसा कुछ है। हमारे यहाँ पे हम डायरेक्ट चुनते हैं प्रधानमंत्री। डायरेक्ट मतलब हम भी तो सांसद, हम सांसद चुनते हैं, फिर सांसद हमारे मिलके प्रधानमंत्री बनाते हैं। हाँ। पर यहाँ पर सिस्टम क्या है कि प्रधानमंत्री को प्रमोट किया जाता है उसके कास्ट, उसके रिलीजन के नाम पर। टॉनी जरा थोड़ा घूमने के लिए बैठ जाएगा शाम को तो पकड़ लेंगे, तब तक पहुंच लेंगे। मतलब हम यहाँ पर कास्ट के नाम पर और धर्म के नाम पर मुद्दे बेकार के है ना एक्चुअली। मुद्दे तो छोड़ो, प्रधानमंत्री को सांसद चुनेगा, सांसद अपने इलाके में सेटिंग बिठाता है विधायकों के साथ, क्योंकि विधायक वहां पर जीता है, विधायक सपोर्ट करेगा तो सांसद को भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। हाँ। निगम पार्षद, विधायक बिठाता है सेटिंग निगम पार्षद के साथ। सांसद के इलेक्शन में निगम पार्षद तक एक्टिव होता है, हाँ। चाहे उसकी पार्टी का हो चाहे उसकी पार्टी का ना हो। देखो उसको पकड़िए, उसकी पार्टी का ना भी हो तो सेटिंग होती है कि भाई मुझे तेरे इलाके के वोट से तो वोट चाहिए। धर्म गुरु बिकते हैं, धर्म गुरुओं के साथ डील होती है। हाँ जी, आप इस बार हमें सपोर्ट करोगे? हाँ जी सपोर्ट करेंगे, हमें ये बेनिफिट्स चाहिए। ये सब झंझट चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ। वहां भी होता होगा पर इस लेवल पे नहीं होता, वहां कम से कम पब्लिकली चीजें सामने है। हमें मालूम ही नहीं कि जो आदमी बोल रहा है हमारे यहाँ पे नेता, वो उसकी सोच है या वो लिखा हुआ पढ़ रहा है, हमें पता ही नहीं। हमारे यहाँ जो डिबेट्स होती भी है, जो न्यूज एंकर्स के साथ करते हैं, वो नीचे के लेवल के लोग आते हैं, कोई उनके वक्त आ जाएंगे या कोई इस तरह के नेता वेता आ जाए। पर जो तुम बात करो कि जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट, हाँ तो यूएस की इलेक्शन कभी देखा करो, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें आपस में डिबेट होती है पब्लिकली। जो हमारे पार्लियामेंट में होता है वो सब, वो तो बिल पर बहस होती है ना, वो अलग चीज हो गई। एक जीतने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली जो तुम बता रहे हो ना, कॉलेज लेवल में तो होता है, हर कैंडिडेट आता है अपने आप हाँ। को बताता है, ये सब बताता है, पर जहाँ होना चाहिए एक्चुअली वहाँ नहीं हो रहा है। भाई अगर मान लो कोई आदमी ये कहे, एक तो पहले डिक्लेयर होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, आखिरी मोमेंट तक छिपा के रखेंगे कि किसको सीट मिल रही है। पता ही नहीं लगता ना, लगेगा आपको ये बनने वाला है, लास्ट में जीतने के बाद में वोट सीटों के सबसे डिसाइड होता है कि आप कौन बनेगा। अगर सीटें ज्यादा हो गई तो मजबूत पार्टी वाला बनेगा, नहीं हो गई तो फिर समझौते होते हैं। अच्छा तू एक काम करो, 2.5 साल तू बन जाओ, 2.5 साल मेरा बंदा बन जाएगा, ये तक होता है यहाँ पे। वहां पर क्या होता है, पहले एक आदमी डिक्लेयर करता है कि मैं बन रहा हूँ राष्ट्रपति, फिर उसको ये बताना पड़ता है कि मैं करूंगा क्या राष्ट्रपति बनके, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या है, मेरी नीतियां क्या है। यहाँ तो आपको यही नहीं पता होता। अभी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी का हुआ चल रहा है, अगर किसी वजह से मान लेते बाई चांस की सीटें बहुत कम आई, जीत जाती है पर सीटें बहुत कम आती है, इन्हीं के अंदर ही प्रधानमंत्री बदल जाएगा। बदल देंगे तो हमारे इंडिया में डिक्टेटरशिप है वैसे। वो कहाँ गया? वही घूम रहा है, बैठा है। हाँ? डिक्टेटरशिप हमारे इंडिया में नहीं, डिक्टेटर तो वो होता ना, मतलब एक ही पूरी जनरेशन के जो नहीं, एक फैमिली की बात नहीं है, वो तो वंशवाद हो गया। पॉलिटिकली
एक आदमी के पास पावर हो वो सब कुछ करे। हमारे यहाँ पर अनऑफिशियली कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी तरह डिक्टेटरशिप है। अगर पूरी तरह डिक्टेटरशिप होती तो हम ये बात नहीं कर पाते, पर कुछ चीजें सिमिलर सी लगती हैं कि आप एक लेवल से आगे नहीं बोल सकते, आपको उसी तरह की सोच की भीड़ आके मार देगी या प्रॉब्लम करेगी। अब वो चीज़ नहीं रही। जैसे अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मतलब उनको जवाब देना लगा ही नहीं कि मुझे कुछ चीज़ों पर जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो थोड़े बहुत मीडिया के इंटरव्यू दिए भी हैं तो वो बड़े वो स्क्रिप्टेड है सारी चीज़ें। मतलब हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हमें पता ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। तो चल हमारे लिए रहा है, कहने को हमारे लिए चल रहा है, पर भीड़ को पता ही नहीं क्या चल रहा है, और भीड़ को लग रहा है कि उनके लिए चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें पता है सब कुछ क्या चल रहा है। एक तो भीड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भीड़ को पता है कि उसको सब कुछ पता है, और उसको यकीन है कि उसी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, और वो भीड़ हमेशा भीड़ ही बनी रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ कि भीड़ भाड़ में जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए, भीड़ भाड़ में जाए। कौन सी कंट्री के ये पॉलिटिक और गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा है? बहुत सारी कंट्रीज है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं वो पूरी की पूरी पब्लिक के हिसाब से बनाई जाती हैं। उसमें पब्लिक के पास पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है कि पब्लिक को पूरा। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है। जापान है बहुत तेजी से उभरता हुआ देश। जापान के अंदर जो है, मतलब वहाँ की पब्लिक बड़ी रिलैक्स रहती है। उसको मालूम है कि हमने किसी को भी वोट देना है, उसने हमारे बारे में ही सोचना है। वियतनाम में अभी 2 हफ्ते पहले वियतनाम की सबसे अमीर औरत को फांसी की सजा दी गई है, जो सबसे अमीर औरत थी, क्योंकि उसने घोटाला किया बहुत बड़ा। यहाँ तो बच जाएगा, यहाँ तो घोटाला सामने ही नहीं आएगा ना, एक और क्योंकि सामने आने वाले जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो खुद ही उसमें उसका पैसा लगा हुआ है, उन्हीं के। कोरिया कंट्री होगी ना डिक्टेटरशिप? नॉर्थ कोरिया है। ऐसे तो फिर चाइना में भी हम कह सकते हैं कि चाइना के जो राष्ट्रपति है उनको नहीं हटा सकते आप जब तक वो जिंदा है। रशिया के अंदर आप पुतिन को नहीं हटा सकते जब तक वो जिंदा है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्री है, पर डिक्टेटरशिप हमेशा गलत नहीं है। जैसे लीबिया का एक राष्ट्रपति था, सेना अध्यक्ष बोलते थे, गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी। वो गद्दाफी को अमेरिका ने यह हाल किया लीबिया का कि वो गद्दाफी को छुप छुप के भागना पड़ा, और एक दिन भागते भागते में उसी के देश की भीड़ ने उसको पकड़ लिया और भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। और क्योंकि उस गद्दाफी की इमेज पूरी दुनिया में इतनी खराब कर दी गई, जबकि उस गद्दाफी की अगर आप बारे में पढ़ोगे, जो रियल आप जाके पढ़ोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके टाइम पे पब्लिक के लिए कितना कुछ फ्री था, कितना कुछ फ्री था, कितनी छूट थी, पेट्रोल कितना सस्ता था, एजुकेशन फ्री थी। अमेरिका की एक सिंपल सी बात है कि जो उसकी बात नहीं मानता है, अगर लोकतांत्रिक देश है उसकी बात नहीं मानता है, तो अमेरिका वहां सरकार बदल देता है। अच्छा, क्योंकि सरकार उस देश की भीड़ राय बनाती है फेसबुक से, यूट्यूब से, और वो सब अमेरिका के कंट्रोल में है। और अगर कोई 1 मैन आर्मी वाला देश है जहां पर वो एक ही आदमी राज कर रहा है, तो वहां तो पब्लिक उसको, जिसको नहीं हटा सकती है, वहां पर वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, उसकी छवि खराब करता है कई साल लगा करके, और फिर उसको मरवा देता है। उदाहरण के तौर पे आप इराक देख लो, उदाहरण के तौर पे आप ये लीबिया देख लो, और अब अफगानिस्तान को देख लो। ये इसका सिंपल सा है। अफगानिस्तान को तो चल जाता है ऐसे पूरा लोगों का कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक और वो सब बंद हो गया। अब तो वहां पर वो राज कर रहे हैं ना, जो जिनको वो हटाने के लिए लोग आए थे, वापस उन्हीं को देकर के सब कुछ चले गए। मतलब समझ रही, अमेरिका का सिंपल सा सिस्टम है। लोकतंत्र अमेरिका को इसलिए फायदेमंद है कि सरकार बदल सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। हाँ। डिक्टेटरशिप में उसको थोड़ा मेहनत ज्यादा लग करती है, उसको उसकी छवि खराब है। चाइना को कुछ नहीं बिगाड़ पाया बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। बाकी देशों में उसने क्या किया, जो हमने भी कभी श्रीलंका के साथ किया था, कि LTTE को बनाने में हम लोगों का ही तो हाथ था। नहीं तो एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं, सरकारी नौकरी करता था, क्लर्क टाइप के लेवल का बंदा, प्रभाकरन,
वो इतना बड़ा कैसे बन गया? तो अमेरिका का सिंपल सा है, वो बदनाम कर दो। सद्दाम हुसैन को कैसे कहाँ से वो सुरंग में से निकाला था, मतलब एक आदमी जिसके घर की के नल भी सोने के थे, उस आदमी को आप सुरंग से निकाल रहे हो। तुरंत से तो छुप गुफा के रहने छुप लगा। छुप रहा था ना, मतलब कभी भी उसको पकड़ा जा सकता था। उसकी फांसी भी तो लाइव दिखा दी लाइव फांसी दिखाई थी किसकी? सद्दाम हुसैन की। यूके में जो सिस्टम है, जैसे कोई एलिजाबेथ ऐसा और अब तो प्रिंस वो चार्ल्स क्या होता है, ऐसे ही थाईलैंड में भी है। थाईलैंड में जो राजा है राजशाही है, पर राजा देश नहीं चला रहे। जो थाईलैंड का राजा है वो तो यूरोप में रहता है, अच्छा। जिसकी फोटो जगह जगह लगी हुई है वो तो यूरोप में रहता है, शायद स्विट्जरलैंड में रहता है। थाईलैंड में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो चुना जाता है वो देश चलाता है, पर सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो राजा की है। तो राजा डायरेक्ट देश नहीं चला रहा है। ब्रिटेन के अंदर की तरह। हाँ, पर प्रेसिडेंट तो चुना जाता है, बदल राजा को आप बदल नहीं सकते, पर प्रेसिडेंट बदल सकते हो। राजा उन्हीं के वंश के लोग बनेंगे, पर हाँ। प्रधानमंत्री है जो भी हाँ, उनका। प्रधानमंत्री जैसे जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, हम्म, पर एक राजशाही होती है जो सबसे ऊपर होती है, जिसका मेन पावर उसके हाथ में होता है। देश चलाने का काम जो है वो पब्लिक चुनती है कि ये प्रधानमंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री हमारे लिए नीतियां बनाएगा, वो बनाएगा। राजा केवल समझ लो सुप्रीमो है, वो नजर रखता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति डमी है ना, राष्ट्रपति को चुनती भी 99% राष्ट्रपति बने गए उसी पार्टी का जो रूलिंग होती है, रूलिंग पार्टी का ही राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति साइन करने के अलावा कोई काम नहीं करता है, उसके अपने मुंह में जबान नहीं होती है। वो है भी उसी पार्टी का, तो वो कैसे मना कर देगा किसी चीज के लिए? नाम के लिए वो पार्टी का नहीं है, पर उसको चुना उसी वही जाता है। हाँ वही तो। जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसी का ही वही राष्ट्रपति चुनते हैं होता ना, है। हाँ, तो ये तो बेकार के ड्रामेबाजी है। इंडिया में कभी नहीं हुआ ये क्वीन या किंग वाला जो है। नहीं नहीं, इंडिया तो रियासतें थी पहले, जैसे वो 560 रियासतें थी। हाँ इंडिया में जो राजा वगैरह चलते थे वो इंडिया के लेवल पे नहीं चलते थे, वो स्टेट लेवल पे चलते थे। वो जो बहुत पहले हमको जो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं BCAD में जो नहीं नहीं, BCAD कहाँ पहुंच गई, ये अभी आजादी से पहले। आजादी से पहले। आजादी से पहले हमारे यहाँ 560 से ज्यादा रियासतें होती थी। जैसे मैसूर का राजा कोई और, गुजरात का कोई और ऐसा भी नहीं, गुजरात स्टेट, गुजरात के अंदर भी जूनागढ़ का कोई और, कहीं का कोई और। पिक्चरों में सुनते होगे ना, जैसे तो कश्मीर का जूनागढ़ राजा वाला। हरि सिंह, ऐसे करके हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के निजाम। दिल्ली का कौन था? दिल्ली का भी तो कोई निजाम ही था। दिल्ली का तो कहानी अलग रही ना, दिल्ली तो हमेशा सबसे पहले केंद्र रही ना। तो दिल्ली पे तो खुद वो राज कर रहे थे ना ब्रिटिश। मुगल काल का सबसे आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद अंग्रेजों का ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। वो आखिरी राजा थे जिनको जेल में डाल दिया था। तो हमारे यहाँ 560 रियासतें थी, उनके अलग अलग झंडे होते थे, उनके अलग अलग करेंसी सिक्के तक होते थे। हाँ, फिर ये आजादी के टाइम पे अंग्रेजों ने बोला भाई संभालोगे कैसे, फिर सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा एक सवाल है, अगर मान लो कोई गुजरात से इंसान पंजाब गया और वहाँ पे उसके पास गुजरात के कॉल गए, तो वो पंजाब में नहीं चले सकते? उस समय नहीं चलते थे, तो वो क्या चेंज कर देते चेंज थे? गोल्ड में ज्यादा यूज करते थे। और तू बात कर रही है बहुत ज्यादा पीछे हाँ, की, ये बहुत ज्यादा पीछे। अशरफियां जब चलती हाँ। थी, कॉइन चलते थे। नहीं कॉइन नहीं, कोई भी नोट। अंग्रेजों के आने के बाद में और मुगल काल में भी सिक्के आ गए थे और सिक्के एक्सचेंज होते थे। बस ये लोग एक दूसरे स्टेट में जाने में उनसे टैक्स टैक्स लेते थे, कर कि लेते थे। जैसे कोई दिल्ली से किसी और उत्तर प्रदेश में गया तो वहाँ उसका टैक्स लगेगा, या गुजरात गया तो वहाँ उसका रास्ते। मैंने अभी दुबई में एक पाकिस्तान का मैप देखा, तो पाकिस्तान मतलब वर्ल्ड का मैप देखा मैंने दुबई में। उस वर्ल्ड के मैप में हरे रंग से पाकिस्तान को दिखाया गया। हाँ। तो हमारा आधे से थोड़ा सा कम कश्मीर उन्होंने अपना दिखाया है, वो जो POK वाला है। चलो वो तो समझ में आता है कि वो अपना दिखाते हैं, हम अपना दिखाते हैं। कश्मीर हुआ फाइनल किसका होगा? वो कभी नहीं होने वाला, उसी से तो उनकी रोटी चल रही है। गुजरात के अंदर भी एक जगह पे मैंने हरा डॉट देखा। अच्छा। हाँ, और शायद हैदराबाद के अंदर नहीं है, वो नहीं, गुजरात के अंदर मैंने हरा डॉट देखा। मतलब आज भी गुजरात के आसपास और एक आइलैंड है कोई दमन, शायद दमन या उसके आसपास, मतलब वहां पर मैंने कोई, मतलब वहां पर मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्टली जगह क्या, पर मैंने हरा डॉट देखा। मतलब आज भी वहां पर कुछ ऐसी जमीन है जिसको पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो हमारी है। अब वो अनऑफिशियल कभी होनी नहीं वाली, मतलब ऑफिशियल तो कभी उसकी नहीं होने वाली। वो बस बोल रहा है अपने लोगों को।
कहने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। अब आपने वीडियो में बोल दिया, पता चला उस जगह के लिए भी लड़ने लग गए। नहीं, मैंने देखा था ना उसमें, वो हराडोटू गुजरात के आसपास का ना, या तो कोई टापू आइलैंड है जिसको वो दावा करता है मेरा है और हमने वो किया। क्योंकि उस समय तो ये हो रहा था कि जो जहां पहुंच के पहले झंडा गाड़ दे वो जगह उसकी, क्योंकि यूएन में जाके स्टे मिल जाना है। आज पीओके में स्टे मिला हुआ है। ऑफिशियली पाकिस्तान एंटर नहीं कर सकता, ऑफिशियली हम एंटर नहीं कर सकते। ऑफिशियली जिसने पहली गोली चला दी केस उसके फेवर में जाएगा। अच्छा, इसलिए दोनों करते तो रहते हैं पंगे, मुकर जाते हैं। मैंने नहीं किया जी, मेरा मतलब ही नहीं, मैं तो उस समय बुआ के घर गया हुआ था। जैसे वो उन्होंने वो जब वो किया था कारगिल, तो उन्होंने आर्मी को ही सिविलियन कपड़े पहना के भेज दिया, क्योंकि ऑफिशियली आर्मी नहीं भेज सकते, क्योंकि यूएन में हमारा वो केस चल रहा है जी, पेंडिंग है। उसमें ये कहा था कि जो जहां है वो वहीं रहेगा और कोई भी ऑफिशियली तौर पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम तो मुकर जाते हैं, हम करेंगे, हम ना हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो ऐसे उधर गए थे, मैं तो देखा ही नहीं। वो मैं ते मासी दे मुंडे दे ब्याह ते गया सी, मैनू की पता उत्थे की होया। तो फिर उसको एक अलग कंट्री नहीं हम कैसे दे सकते, ना पाकिस्तान ना हम। अब अगर मान लो मैं ये बात बोलूं कि यार एक झंझट खत्म करते हैं, उसको एक अलग देश बनाते हैं, तो मेरे देश के लोग मेरे को गद्दार बोलेंगे। अगर वहां से कोई बात बोले तो वहां के लोग उसको गद्दार बोलेंगे। दूसरी बात इसमें एक और, ये इतना आसान नहीं है कि हमने राय बना दी, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं। अगर मान लेते हैं कि पीओके कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में भी नहीं जाऊंगा और मैं इंडिया में भी नहीं जाऊंगा, मुझे एक आजाद देश बना दो, मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो फिर दोनों के लिए खतरा रहेगा कि जो भी देश, मान लो वो किसी की तरफ तो उसका फेवर होगा, हम मान लेते उसका फेवर पाकिस्तान की तरफ हो गया, तो नाम के लिए वो अलग देश है, पर पाकिस्तान उसमें उसको कभी भी हमारे खिलाफ यूज कर सकता है, वो हमारे और नजदीक आ जाएगा ऑफिशियली। सेम रशिया यूक्रेन के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि यूक्रेन कह रहा है मैं नाटो में जाऊंगा, और अगर यूक्रेन नाटो में चले गया तो जो नाटो के देश और रशिया के बॉर्डर के बीच में एक देश आता है यूक्रेन, जो नाटो का नहीं है, तो नाटो वहां तक रुका हुआ है। अगर वो नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की मिसाइलें वहां तक आ जाएंगी, उसके बॉर्डर तक, रशिया के। और यूक्रेन से रशिया मॉस्को की दूरी बहुत कम है, जहाँ पे आराम से कोई टुच्ची मुच्ची मिसाइल भी भेजी जा सकती है, समझी? तो पीओके का मुद्दा सॉल्व ना होना हमारे लिए भी फायदेमंद है, या तो हमारे में आ जाए, तो इसलिए वहां पर बॉर्डर नहीं है, वहां पर पीओके है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है, वो तो पीओसी हो गया। नहीं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। और चाइना के साथ हमारी एलओसी नहीं है, एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्योंकि वहां पर क्या डिस्प्यूट है कि भी एक समझौता हुआ था, वहां पर कोई मीडिएटर बैठा था, पता नहीं 2 पैक लगा के उसको पेंसिल नहीं मिली पतली, उसने मोटे मार्कर से लाइन खींच दी कि भी ये चाइना ये इंडिया। वो जो मार्कर की जो स्ट्रेंथ थी, मोटाई जो थी, उसके हिसाब से इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड हो गया कि नो मैंस लैंड, कि यहाँ पर ना हमारा देश का कोई जाएगा ना उनका देश का जाएगा। उसको जब फिजिकली मापा गया तो वो लगभग कई किलोमीटर लंबा निकल आया। नॉर्मली जो इंटरनेशनल जो एरिया होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कुछ मीटरों का होता है, कि भाई ये जैसे पेंसिल से खींचा गया था किसने भाई? जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, तो ऐसा नहीं होता कि ये बॉर्डर है जी, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, नहीं। वो जैसे बजरंगी भाईजान में दिखाया था, ये हाँ, बीच का एक एरिया होता है, वो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। वो होता है नो मैंस लैंड, की वहां पे दोनों देशों के लोग नहीं आएंगे। तो वो वहां पर इतना बड़ा एरिया है। फिर वहां पर एक लेक आता है, पेंगोंग लेक, तो लेक में कैसे आप वो करोगे? तो उसमें क्या है कि वो इधर आ जाते हैं, हम उधर आ जाते हैं। तो आज तक गोली नहीं चली है, धक्का मुक्की हुई है। अभी बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे 15-16 लोग हमारे वहाँ उसमें शहीद हो गए। वो धक्का मुक्की होती है, पत्थर मारेंगे, जैसे और होता है ना कि लड़ाई झगड़ा, निकल तू यहाँ से निकल, और गालियां देंगे, धक्का मारेंगे, गोली नहीं चलाते हैं। तो वो चलता रहता है। तो वो एलएसी है, इधर एलओसी है। हमारे देश का बड़ा पंगा है, एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वो चिकन नेक है। वो सिर्फ मेरे ख्याल से 28 किलोमीटर है। चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन होती है ना पतली सी, तो उसको चिकन नेक बोलते हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स है, वो इंडिया के साथ जो जोड़ने का जो कनेक्टिंग रास्ता है लैंड बाय लैंड, वो सिर्फ शायद आई थिंक 28 किलोमीटर का है, 28 या 22 किलोमीटर का। मतलब हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ पे हिंदुस्तान के 7 राज्य आते हैं, उसको जोड़ने के लिए सिर्फ हमारे पास 22 किलोमीटर एरिया है। और वो भी नहीं कि 22 किलोमीटर सड़क होगी, जंगल भी होगा इसमें। तो वहां से फिर आर्मी का आना जाना, ताकि वो उधर फिर चाइना है हमारा देश, फिर वहां पर बहुत सारी
ऐसे संगठन है जिनको चाइना सपोर्ट करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं ये, पर देशभक्ति के नाम पर ऐसे किसी को भी खारिज नहीं करना चाहिए। आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, कश्मीरियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, मिजोरम के लोग हैं, इनके मणिपुर के जो लोग हैं, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि भी अरे ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये कोई यार एक घर के अंदर सगे भाइयों के बंटवारे में कई साल निकल जाते हैं। पंचायतें बैठती हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, जी ये वाला दीवार यहाँ नहीं होनी चाहिए, जी ये दीवार यहाँ होनी चाहिए, है ना। और हम यहाँ पे बैठ करके ना वही बैठ करके ऐसे बात करेगा, अरे ऐसे क्यों नहीं कर लेते, वो कश्मीर में ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। कुछ मायनों में आपको लगेगा कि एस्पा बहुत जरूरी है, कुछ मायनों में लगेगा यार एस्पा गलत हो रहा है। अब कहीं पर आर्मी को आपको ताकत देनी पड़ेगी, वहां पर हम उनको फिर एस्पा दिया हुआ है। एस्पा है आर्मी स्पेशल पावर एक्ट, शायद ऐसे ये फुल फॉर्म उसकी एस्पा। मतलब आर्मी को एक ऐसी पावर दी गई है कि वो कभी भी किसी को भी उठा करके पूछताछ के लिए, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है और उसको कोई सफाई नहीं पेश करनी को, कुछ नहीं। ये एक ऐसी पावर है क्योंकि मान लो अब कहीं कुछ हो रहा है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में आर्मी निकल जाए तो वो दिया जाता है। पर इसके फिर मिसयूज भी होते हैं कई बार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने यूज के लिए भी यूज कर लेती है कई बार। बड़ा इसलिए बहुत सारे जो देश है ना, जिनको हैप्पी इंडेक्स में सबसे ऊपर मानते हैं या करेंसी में सबसे ऊपर मानते हैं, वो देश है जिनके साथ ऐसे डिस्प्यूट नहीं है। जैसे कि यूरोप की बहुत सारी कंट्री है, उनका किसी के साथ कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। यूरोप की बहुत सारी कंट्री, जर्मनी ने पूरा दुनिया तबाह कर दिया, जर्मनी का किसी के साथ आज कोई पंगा नहीं है। जर्मनी के लोग पूरी दुनिया में खुल के मिलते जुलते घूमते फिरते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दो कॉम्पिटिटिव कंट्री हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और उनके बीच में आपको ये सब चीजें देखने को इस लेवल पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। जापान का तो चाइना के साथ चलता रहता है। जापान वो है जो दुनिया की तस्वीर, वो सब पता लग जाता है। वो थोड़े दिन तुम इनके बीच में रहोगे ना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कुछ की आंखें छोटी होकर ऐसी है। थाली रखो, घुसा मार दो। चाइनीज आदमी है ना, उसके मुंह पे परात लाओ, परात ऐसे मुंह पे रखो, जोर से घुसा मारो, उसका मुंह फ्लैट हो जाएगा, तो वो जैपनीज बन जाएगा। जैपनीज के मुंह चपटे होते हैं, चाइनीज के उभरे हुए होते हैं। कुछ की आंखें छोटी होने के बाद ऐसी होंगी, कुछ की ऐसी होंगी। ये सब बड़े माइनर डिफरेंस होते हैं इनमें। मैं सोचे गलती से ट्रेन हो गया, मालूम नहीं पड़ रहा कौन है। किसको भौंक रहा है पता नहीं, पानी में उतर के सामने देख के कर रहा है। चलो बंद करो और कप चाय और